हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। जैसा कि हम लोग डेली देखते हैं करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स के बारे में अगर बात करें तो हम बार बार यही कहते हैं कि आपको डेली का न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। अगर आप बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या किसी भी पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है न्यूज़पेपर। और करंट अफेयर्स की अगर वैल्यू की बात करें तो आपको पता होगा कि करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण एक मतलब समझिए कि टॉपिक होते जा रहा है, और इसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है न्यूज़पेपर। अगर कोई भी विद्यार्थी न्यूज़पेपर का डेली अगर अध्ययन करता है तो आप समझिए कि मैगजीन पढ़ने वालों से बेहतर परफॉर्मेंस उसका होता है। तो चलिए, आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं, क्यों बेंगलुरु जल संकट से भारत को सबक सीखने की ज़रूरत है। हमारे पूरी दुनिया में या भारत की बात करें तो भारत की अगर बात करें तो जल संकट बहुत तीव्र गति से तेज़ी से बढ़ते जा रही है, और ये सिर्फ दक्षिण भारत में ही नहीं है बल्कि उत्तर भारत में भी ऐसी समस्या देखने को मिलता है। तो जल संकट से क्या मतलब समस्या रहा और क्यों सीखने की ज़रूरत है, तो चलिए, ये करंट अफेयर्स का बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है। चर्चा में क्यों है आप देख रहे होंगे। पानी को लेकर के आने वाले समय में अभी देखिए पानी को लेकर के कितना कीमत बढ़ते जा रहा है पानी की महत्वपूर्णता भी आप देख सकते हैं। पानी की वजह से बहुत सारी समस्या भी पैदा हो जाती है, और आप उन जगहों पे अगर बात करेंगे जहाँ पे पानी की बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस है, वहाँ पे बहुत ही इसका वेटेज है। जैसे अगर आपको मैं बताऊँ, अगर आपको बहुत ज़ोर से प्यास लगे और बहुत ज़ोर से प्यास लगे तब आपको पानी का महत्व समझ में आता है। पानी उस समय अगर मिल जाए और पीने के बाद जो एहसास आपको होता है तब समझ में आता है कि पानी की कीमत कितनी ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे मुद्दा क्या है। मुद्दा में आप देख सकते हैं पानी की समस्या बहुत ही तेज़ी से बढ़ते जा रही है, और पानी की समस्या हमने कहा सिर्फ दक्षिण भारत में ही नहीं है बल्कि उत्तर भारत में भी आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि बिहार में भी पानी की समस्या आपको देखने को मिलती है। कहा जा रहा है यहाँ पर कि बेंगलुरु में 500 साल का, है ना, 500 साल का सबसे बड़ा वाटर क्राइसिस है। सबसे बड़ा वाटर क्राइसिस है। भारत के दक्षिणी हिस्सों में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, और यहाँ करीब 1.5 करोड़ लोग रहते हैं, और 67,000 आईटी कंपनियों के साथ ये देश का आईटी हब हो जाता है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको पानी की समस्या जो है वो देखने को मिल रही होगी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं पानी के सिकुड़ते साधन। पानी के सिकुड़ते साधन आप देख सकते हैं कि केप टाउन के मुख्य 6 यानी 6 मुख्य जलाशय 89,800 करोड़ लीटर पानी का भंडारण कर सकते हैं, और 29 जनवरी 2018 को इन जलाशयों में मात्र 26% पानी ही बचा था। ये तस्वीरें बताती है कि पिछले कुछ सालों में पानी की कितनी तेज़ी से क्या है सूखता हुआ जा रहा है। जैसे ये जो आंकड़ा है, आप इस आंकड़ा पे अगर नज़र डालेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि पानी जो है कितनी तेज़ी से सूखता हुआ जा रहा है। जैसे 9 जनवरी 2016 का है, 3 जनवरी 2014 का आंकड़ा है, इसी तरीके से 14 जनवरी 2018 का है। तो ये सारे आंकड़े जो है आपको ये बताते हैं कि पानी का सोर्स जो है धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये सारी समस्या जो है आपको दिखाई देगा। चलिए आगे हम लोग देखें। यहाँ पे बेंगलुरु में रोजाना करीब 200 करोड़ लीटर पानी की खपत है। बेंगलुरु में रोजाना, आपको पता है कि बेंगलुरु एक आईटी हब है, और वहाँ पे अगर बात करें तो 200 करोड़ लीटर पानी की खपत है, जिसमें 145 करोड़ लीटर कावेरी नदी से और करीब 55 करोड़ लीटर बोरवेल के जरिए आता है। 55 करोड़ लीटर बोरवेल के जरिए आता है, और 145 करोड़ लीटर कावेरी जल के माध्यम से यहाँ पे आता है। और यहाँ पे देखिए 200 करोड़ लीटर
पानी की खपत होती है। और यहाँ पे ये भी कहता है कि बेंगलुरु जल निगम ने शहर में 257 ड्राई स्पॉट चिन्हित किए हैं जहाँ पीने के पानी की किल्लत है। इसमें महादेवपुरा, आर नगर, बोम्मनहल्ली, यलहंका और दसरहल्ली इलाके शामिल हो जाते हैं। जैसे ये सारे जो इलाके हैं यहाँ पे कर्नाटक का या देख सकते हैं भाग, यहाँ पे पानी की स्थिति बहुत ही ख़राब है। वहाँ की जो स्थितियाँ हैं पानी को लेकर के, वो हाल दिन पर दिन बहुत बुरा होते जा रहा है। और यही कहता है कि चिन्हित किया गया है जिनकी हालात जो है पानी को लेकर के बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1973 में पानी की मात्रा क्या था, 1992 में, 1999 में, 2002 में, 2018 में, 2014, 2017, 2020 में पानी की जो सोर्स है वो धीरे धीरे कमता हुआ जा रहा है। और यही वजह है कि पानी की समस्या पैदा हुआ। आप जल संकट की समस्या आप देख सकते हैं। और अभी के समय में तो पानी बोतलों में बंद करके बेचा भी जा रहा है। इसी तरह से ये समस्या आपके शुद्ध ऑक्सीजन को लेकर के हो सकता है। बहुत सारे ऐसे समस्या हैं जिनके बारे में एक भविष्यवाणी किया गया है। तो यहाँ देख सकते हैं बिल्डअप पानी, वनस्पति और अन्न के बारे में बात करें तो अब सिर्फ 81 झीलें बची हैं और महज 3% हिस्से में हरियाली है और 94% हिस्से में कंक्रीट के जंगल खड़े हुए हैं। ठीक है, हम लोग क्या देखा, अब सिर्फ 81 झीलें ही बची हुई है और महज 3% क्या है हिस्से में हरियाली है और 94% हिस्से में क्या है कंक्रीट है। जैसे पत्थर बालू छोटे छोटे जो कंक्रीट है उनकी भरमार यहाँ पे बढ़ गई है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे देखिए बेंगलुरु के लिए प्रमुख जल स्रोत। तो बेंगलुरु के लिए प्रमुख जल जो स्रोत है आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन इसका प्रयोग सही तरीके से नहीं किया जा सकता है। जैसे पेड़ पौधे को कहा जाता है प्लेनेट इंस्टॉल ऑफ सॉइल वाटर, ये सारा चीज़ें यहाँ पे आपको दिखेगा। लेकिन समस्या धीरे धीरे बहुत ही तेज़ी से बढ़ती हुई जा रही है। बेंगलुरु में जल संकट के कारण के बारे में बात करें तो बेंगलुरु इस हालात में कैसे पहुँचा। बेंगलुरु इस हालात में कैसे पहुँचा, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बेंगलुरु एक हिल स्टेशन जैसा है, हिल स्टेशन जैसा है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 920 मीटर है। भारत की 98% आबादी इससे कम एलिवेशन पर रहती है। इसको हिल स्टेशन के जैसा भी माना जाता है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 920 मीटर है। देखिए 1961 तक बेंगलुरु में 262 झीलें थी। अभी आपने ये भी पढ़ा कि लगभग झीलों की संख्या धीरे धीरे ख़त्म होते जा रही हैं और उसकी संख्या घट करके 81 हो गई और बहुत ऐसे झील हैं जो सूख गए। और वहाँ पे कहता है कि 1961 तक बेंगलुरु में 262 झीलें और 70% हिस्सों में हरियाली थी, इसलिए इसे गार्डन ऑफ लेक सिटी भी कहते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। अब धीरे धीरे इसकी मात्रा जो है कम होती गई और अभी अगर देखा जाए तो मात्र 3% पे ही आपको गार्डन दिखेगा और लगभग 81 झीलें ही हैं जो बची हुई है, वो भी धीरे धीरे सूख जाएगी। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या कहता है, कारण क्या रहा जिसके वजह से जल संकट बेंगलुरु में सबसे ज़्यादा विकराल रूप धारण कर लिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं अनियोजित शहरीकरण। शहर को बसाया तो गया, शहरीकरण तो किया गया, लेकिन इसमें सिस्टमेटिक कोई एक सिस्टम नहीं था या ढंग नहीं था, ये कह सकते हैं। यानी कि अनियोजित तरीके से शहर को बसाया गया। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे तो जलाशयों का गिरता जल स्तर। जैसे हम भारत के लोगों को अक्सर लगता है कि पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, लेकिन पानी का भी एक लिमिट है। अगर आप उसका इस्तेमाल गलत तरीके से करेंगे तो पानी धीरे धीरे जो मीठे सोर्स का जो पानी है उसकी मात्रा बहुत कम है, धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। यह जागरूकता की बात है, जागरूक करने की ज़रूरत है। जो समाज और जनमानस है, जो पढ़े लिखे जो लोग हैं, उनको ये सब चीज़ें बताने की ज़रूरत है और पानी को कैसे सेव किया जाए, कैसे बचाया जाए, कैसे इसका सही तरीके से उपयोग किया जाए, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। कहा जा रहा है यहाँ पे कंक्रीटीकरण होते चला गया। जैसे बेंगलुरु की अगर बात यहाँ पे किया गया
तो वहाँ पे देखेंगे कंक्रीटीकरण की मात्रा सबसे तीव्र गति से, सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई चली गई, जिसके वजह से जल संकट की समस्या भी पैदा हो गया। उसके बाद हरित आवरण में कमी आ गई। आप देखते होंगे उस समय में हरियाली की संख्या सबसे ज़्यादा थी, उनकी परसेंटाइल भी सबसे ज़्यादा था। धीरे धीरे पेड़ का कटना, क्योंकि शहरीकरण जब होता है तो पेड़ काटे जाते हैं और उसके एवज में पेड़ों का समझिए कि उसको रोपण नहीं कर पाया जाता है, जिसके वजह से हरियाली की संख्या, हरियाली का परसेंटेज है वो धीरे धीरे कम चला जाता है, जिसके वजह से आप देखिएगा पानी का संकट और जल की समस्या पैदा हो जाती है। भूजल का अत्यधिक दोहन, बहुत ऐसे काम है जहाँ पे ज़मीन से निकाल करके पानी का इस्तेमाल अलग तरीके से और समझिए कि दुरुपयोग किया जाता है। जैसे कल कारखानों में भी डायरेक्ट मीठे पानी का सोर्स जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। मनुष्य अपने लिए, यानी कि कह सकते हैं कि जानवरों के लिए भी और बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से इसका गलत तरीके से दोहन किया जाता है, जिसके वजह से जल की समस्या पैदा हो जाती है। प्रभावी जल प्रशासन का अभाव हो जाता है। पानी की समस्या की जागरूकता और सही ढंग से इसका उपयोग करने के लिए कोई जागरूकता नहीं है, इसका प्रयोग भी नहीं किया जाता है और समाज और सोसाइटी के जो लोग हैं इसको ढंग से समझ भी नहीं पाते, जिसके वजह से जल स्तर क्या होता है, गिरता हुआ चला जाता है। जल के प्रति नागरिकों में संवेदनशीलता की कमी है। बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे विद्यार्थी भी हैं या बहुत ऐसे समाज सोसाइटी के लोग हैं, आप गलियों में घूमते होंगे तो नलका खोल करके छोड़ दिया जाता है, पानी दिन रात गिर रहा है। ये संवेदनशीलता जो है पानी के प्रति लोगों में ये बहुत ही कम पाई जाती है, जिसके वजह से जल संकट की समस्या देखने को मिलता है। तो बहुत ऐसे कारण है। तो कमज़ोर मानसून की वजह से कावेरी नदी का जलस्तर और बेंगलुरु शहर का ग्राउंड वाटर लगातार गिर रहा है। रोज़ाना करीब 20 करोड़ लीटर पानी की कमी देखने को मिल रही है और यही वजह है कि बेंगलुरु अभी बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है। न्यूज़पेपर आप पढ़ते होंगे तो आपको पता चलता होगा कि बेंगलुरु में पानी की समस्या धीरे धीरे कितना तेज़ी से बढ़ती चली गई और वहाँ के समाज के लोगों में, वहाँ के लोगों में इसको लेकर के एक अलग हाहाकार है, जिसे सीखने की ज़रूरत है। यही मुद्दा था हमारा। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। बेंगलुरु में जल संकट के समाधान के लिए प्रयास क्या किए जा रहा है। देखिए, बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड की स्थापना किया जा रहा है। 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाई जाएगी अगर पानी को लेकर के ऐसी कोई लोग दुरुपयोग करे तो। और पानी के टैंकरों की कीमत को विनियमित करना है ताकि पानी की समस्या को कम किया जा सके। और यहाँ पे कहता है कि जल निगम के मुताबिक शहर में 10,995 बोरवेल हैं, इनमें से 3700 सूखने की कगार पर है और 1214 पूरी तरह सूख चुके हैं। कई जगह नए बोरवेल खोदने के निर्देश भी दिए गए हैं। तमाम बहुमंजिला इमारतों के वासियों को आधी बाल्टी पानी में नहाने और आधी से टॉयलेट साफ करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि पानी का सही तरीके से उपयोग किया जा सके। क्योंकि बड़े शहर वाले, बहुत कहें तो बड़े बड़े जो इमारत में रहने वाले लोग हैं वो लोग बहुत पैसे वाले होते हैं और पानी को खरीद करके मतलब समझिए कि गलत तरीके से भी उसका इस्तेमाल करते हैं। और इसी पे निर्देश दिया गया है कि आपको कम से कम पानी का उपयोग करना है, कम से कम पानी का उपयोग करना है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं भारत में जल संकट का स्वरूप क्या है। भारत में जल संकट का स्वरूप क्या है। तो यहाँ पे देखिए कहता है कि देश में जल की उपलब्धता वर्तमान में 1137 अरब घन मीटर है। कितना अरब घन मीटर? 1137 अरब घन मीटर है ना। और जल गुणवत्ता सूचकांक में भारत 122वें देशों में 120वें स्थान पे है। यानी कि जल गुणवत्ता सूचकांक में भारत की स्थिति भी उतनी बेहतर नहीं है। देश के लगभग 70% जल स्रोत क्या है? प्रदूषित हैं। और देखिए इसी के वजह से भारत में सबसे ज़्यादा बीमारियां होती है। जल जनित रोग बहुत ही ज़्यादा होता है हमारे भारत में। और यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि लगभग 70% जो पानी है प्रदूषित है। इसका मतलब क्या दिखाने की कोशिश हो रही है, यानी कि पानी की जो समस्या है बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए नीति आयोग के अनुसार क्या हो सकता है। तो 60 करोड़ भारतीय गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं। कितना? 60 करोड़ लोग। यह नीति आयोग का क्या है, एक रिपोर्ट के अनुसार पता चल रहा है।
प्रतिवर्ष लगभग 2 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। प्रतिवर्ष लगभग 2 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है पानी के वजह से। पानी से उत्पन्न हुई जो भी बीमारियां हैं, जो भी डिजीज है या जल जनित जो बीमारी है, जिसके वजह से 2 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। इतनी समस्या है, धीरे धीरे भारत में भी पैर पसार ही रहा है। वर्ष 2030 तक हम लोग देखेंगे भारत में जल की कमी, आपूर्ति की दोगुनी होने की संभावना यहाँ पे दिख रहा है। देश की 40% आबादी को पीने योग्य स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं होगा। 2030 तक कहा जा रहा है कि लगभग देश की 40% आबादी को पीने योग्य स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं होगा। देश के सकल घरेलू उत्पाद में 6% तक की हानि की संभावना दिखाई देगी 2030 तक कहा जा रहा है। जल संसाधन मंत्रालय के एकीकृत जल संसाधन विकास के लिए राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार क्या कहता है, कह रहा है कि उच्च उपयोग परिदृश्य में वर्ष 2050 तक जल की आवश्यकता 1180 अरब घन मीटर होने की संभावना है। और इस समय समस्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा कब, तो 2050 तक, है ना, 2050 तक कहता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, प्रेस सूचना ब्यूरो का एक रिपोर्ट है, भारत सरकार जल शक्ति मंत्रालय का जल संकट पर नीति आयोग की रिपोर्ट क्या कहती है। यहाँ पे कहता है कि जून 2018 में नीति आयोग द्वारा प्रकाशित समग्र जल प्रबंधन सूचकांक शीर्षक वाली रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि भारत अपने इतिहास में सबसे खराब जल संकट से गुजर रहा है और लगभग 600 मिलियन लोग उच्च से अत्यधिक जल तनाव का सामना कर रहे हैं। रिपोर्ट में आगे उल्लेख किया गया है कि जल गुणवत्ता सूचकांक में भारत 122 देशों में 120वें स्थान पर है, जिसमें लगभग 70% पानी क्या है, प्रदूषित है। यह भारत सरकार का, आप देख सकते हैं, भारत सरकार का रिपोर्ट है, जल संकट पर नीति आयोग का रिपोर्ट क्या कहता है, और यही आपको दिखाने की कोशिश किया जा रहा है। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय अब जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित 5वीं लघु सिंचाई जनगणना के अनुसार देश में 20.52 मिलियन कुएं हैं, जिसमें खोदे गए कुएं भी शामिल हैं, उथले ट्यूबवेल, मध्यम ट्यूबवेल और गहरे ट्यूबवेल। दूसरी ओर नीति आयोग के आंकड़ों में केवल उथले, मध्यम और गहरे यूट्यूब शामिल हैं और खोदे गए कुएं शामिल नहीं हैं। इस तरह से देखिएगा कि जो कुएं की मात्रा है, आप देखिए पहले बहुत सारे थे। आप लोग भी पुराने ज़माने की अगर इतिहास पे गौर करेंगे तो पता चलेगा कि बहुत ऐसे गांव में भी कुएं मिल जाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे वो सारा चीज़ें ख़त्म हो गया। रिपोर्ट में यही दर्शाने की कोशिश किया जा रहा है कि अब भारत की स्थितियां जो हैं बहुत अच्छी नहीं हैं, बहुत बुरी हालत में है। तो यहाँ पे देखिए भारत में जल संकट की स्थिति क्या कहती है। यहाँ 54% ऑफ इंडियाज ग्राउंड वाटर वेल्स आर डिक्रीजिंग। मतलब ये है कि बढ़ती जनसंख्या एवं नगरीकरण के कारण क्या हो गया, यह संकट पैदा हो गया। जल गहन फसलों की कृषि, यानी कि कृषि भी ऐसे कृषि हैं जहाँ पे सिंचाई के लिए जल की मात्रा सर्वाधिक पड़ती है। हालांकि बहुत ऐसे विकसित कंट्री है जहाँ पे उन लोगों ने इस चीज़ का हल ढूंढ लिया, सिंचाई का माध्यम उन्होंने छोड़ दिया ताकि मीठे जल स्रोत को, जो स्रोत है, उसको कम किया जा सके और उसका उपयोग मानव के हित में किया जा सके। तो ये भी है जल गहन फसलों की कृषि में। जैसे आप देखते हैं धान की सिंचाई के लिए, धान की खेती के लिए पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और उस समय यानी कि समझिए कि नीचे से पानी का इस्तेमाल लोग करते हैं, भूजल की इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से समस्या बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। जल का अकुशल प्रबंधन देखते हैं। जल का अकुशल प्रबंधन भी है जिसकी वजह से ये समस्या होती है, और सुरक्षित पेयजल तक पहुंच का अभाव भी दिखता है, और जल संरक्षण संबंधी जागरूकता का अभाव भी दिखता है। और यही कारण हो जाता है भारत में जल संकट की स्थितियां जो हैं इसके वजह से भी बन जाती हैं। भारत में जल संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किया गया, जैसे कैच द रेन, है ना, कैच द रेन आप देख सकते हैं। अटल भूजल योजना है, इसको भी लागू किया गया ताकि इसके माध्यम से भी जल की संकट की जो समस्या है इसको कम किया जा सके।
नदी जोड़ो परियोजना भी लाया गया। नदी जोड़ो परियोजना के माध्यम से जैसे मानते हैं कि जहाँ पे बाढ़ की समस्या है और जहाँ पे सूखे की समस्या है, तो लिंक करने के बाद जहाँ पे सूखे की समस्या है वहाँ पे पानी को क्या किया जा सकता है, भेजा जा सकता है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि नदी जोड़ो जो परियोजना है इसको लाया गया। बहुत सारी नदी जोड़ो परियोजना है, इसको ला करके इस जल की समस्या को कम किया गया। अगला एक और भी है, सरकार के द्वारा उठाई गई कदम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रति बूंद अधिक फसल सुनिश्चित हो। और इसमें ये भी कहा जा रहा है कि सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से खेत स्तर पर जल के उपयोग की दक्षता में वृद्धि होगी। जैसे आप देखते हैं बहुत सारे ऐसे कृषि का एक सिस्टम भी चला, जैसे बहुत कम सिंचाई में भी आप चाहें तो कृषि का उत्पादन बहुत ज़्यादा कर सकते हैं जहाँ पे, और यही समस्या इसलिए हुआ क्योंकि जल की समस्या को देखते हुए यह कदम उठाई जा रही है भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार भी जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करें तो वहाँ पे भी आप चाहे तो अपनी छत पे बारिश का पानी को इकट्ठा कर सकते हैं उसका उपयोग करने के लिए। यह भी एक अच्छा तरीका है, एक अच्छा पहल है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। संभावित एक प्रश्न है, आप चाहें तो एक बार ज़रूर बनाएं और ज़रूर कमेंट्स में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। भारत में जल संकट से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में आप बताइए कि कौन सा सही है। तो नीति आयोग के अनुसार वर्तमान में स्वच्छ जल की अपर्याप्त पहुंच के कारण लगभग 60 करोड़ भारतीय गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं। देश के लगभग 70% जल स्रोत क्या है, प्रदूषित की स्थिति में है। ए और बी दोनों सही है और उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। और ये है कि आप बताइए कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, बिल्कुल गहराई में जाकर के आपसे प्रश्न पूछ सकता है। अब बिल्कुल वैसे नहीं प्रश्न पूछा जाता है बीपीएससी में डायरेक्ट तरीके से, तो कम से कम इस तरीके से आप न्यूज़पेपर में ज़रूर पढ़ें। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।